हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज से हम जो है एचटेट में जो हमारी एनसीईआरटी बुक लगी हुई है हिंदी की, हम उसका 10th क्लास का गद्य खंड शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हमारी जो है 8 ये गद्य की जो 8 रचनाएं लगी हुई है। नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज और मानवीय करुणा की दिव्य चमक, एक कहानी यह भी, स्त्री शिक्षा के विरोधी, कुतर्कों का खंडन और नौबत खाने में इबादत और संस्कृति। आज हम करेंगे 2 इसकी रचनाएं, एक तो नेताजी का चश्मा और एक बाल गोविंद भगत। ये सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं। उसके बाद हर रोज़ 2-2 जो रचनाएं करके हम कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी 10th वाली कंप्लीट होने के बाद फिर 11th 12th सारी जो है हम गद्य रचनाएं कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली रचना है गद्य रचना नेताजी का चश्मा। किसके द्वारा रचित है? ये स्वयं प्रकाश के द्वारा रचित है। स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ और ये कौन सी विधा की रचना है? नेताजी का चश्मा। ये है कहानी, हमारी कहानी विधा है। और स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ 1947 में इंदौर में, जो कि मध्य प्रदेश में है। ये वसुधा जो पत्रिका है उसके संपादन से भी जुड़े रहे और इन्होंने जो है 13 कहानी संग्रह जो प्रकाशित किए हुए हैं, जिनमें से इनके जो प्रमुख कहानी संग्रह है सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान, ये जो है उल्लेखनीय है। और इनके जो उपन्यास है बीच में विनय और ईंधन, ये इनके जो चर्चित उपन्यास रहे हैं। इन्हें साहित्य अकादमिक पुरस्कार आदि मतलब बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो है इन्हें पुरस्कृत किया गया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब कहानी को पढ़ना। नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं होता था जिसे पक्का मकान कहा जा सके। देखो हालदार साहब है, इनको कितने हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में कौन से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कौन सा कस्बा? जहाँ पर जो है ये मूर्ति बनी थी नेताजी की, जो नेताजी का चश्मा, वहाँ पर, जिसे पक्का मकान नहीं कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन हेयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिए। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई को स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी, कौन थे? जो स्कूल के हाई स्कूल के जो इकलौते ड्राइंग मास्टर, उनका क्या नाम था? मोतीलाल जी। याद रखेंगे हम ये नाम, क्या नाम था? मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। सॉरी। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट। इस टोपी को क्या बोलते हैं? बस्ट। और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था, लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का
चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चकोर चश्मा था। देखो, पहले कौन सा चश्मा था? मोटे फ्रेम वाला चकोर चश्मा था। अब तार के फ्रेम वाला। दूसरी बार कौन सा? तार के फ्रेम वाला। पहली बार मोटे फ्रेम का चकोर चश्मा और दूसरी बार तार के फ्रेम वाला चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दम्य हो उठा तो पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ढुसा हुआ था। वह एक काला मोटा खुश मिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल लाल बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चोखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। अब हम ये याद रखेंगे कि जो चश्मे वाला है उसका क्या नाम है? उसको क्या बोलते हैं? कैप्टन चश्मे वाला। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा हो। तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और फिर क्या करता है? बाद में नेताजी का दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ढूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक फिर पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। किसने बनवाई थी वो मूर्ति? मास्टर मोतीलाल ने। वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे
चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पानवाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पानवाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर। ये भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन भी, कि पान वाले ने कितने अपने मुंह से कितने इंच दूर जो पान को रोककर हवलदार साहब से जो अपनी बात बताई थी, तो कितना 1.5 इंच दूर जो है अपना हाथ रोककर अपने मुंह से 1.5 इंच दूर। उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों में काला चश्मा लगाए। क्या था उसके सिर पर गांधी टोपी और आंखों में क्या था, काला चश्मा लगाए। हाथ में एक छोटी सी क्या, संदूकची, और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत सारे चश्मे जो है वो बहुत सारे क्या लिए हुए थे, चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। कितने साल तक? 2 साल तक। नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला। कांचों वाला चश्मा, कोंगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा और कौम का, जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे से घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदयस्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि नीचे की चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक है,
इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। यहाँ पर जो हमारी ये कहानी समाप्त होती है, ये जो गद्य रचना हमारी शुरू होती है वहाँ पे कोटेशन दी हुई है। इनसे भी जो हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, चलिए हमें इन्हें भी पढ़ लेते हैं। विद्यार्थी अपने नियत अध्ययन को पूरा कर लेने के बाद जो समय बचा सके उसे अपने देश तथा धर्म के इतिहास, अपने पूर्वजों के चरित्र, अपने देश की विगत और वर्तमान अवस्था, दूसरे देशों के इतिहास, समाचार पत्र, पत्रिकाओं को पढ़ने और विचारने में लगाएं। अपने अध्ययन को हानि न पहुंचाकर समय मिले तो सभा समाजों में विद्वानों के व्याख्यानों को भी सुने। किसकी कोटेशन है ये है मदन मोहन मालवीय। ये दिया हुआ नीचे, राइटर का नाम मदन मोहन मालवीय। और अगली जो कोटेशन है वो जाकिर हुसैन की है, उसे भी पढ़ लेते हैं हम। जो काम अपना उद्देश्य आप होते हैं और अपने से बाहर कोई स्वार्थ नहीं रखते, उन्हें खेल कहते हैं। अध्यापक का काम अक्सर अपना इनाम आप होता है। वह बच्चों की भांति जिंदगी जीता हुआ बच्चों के साथ एकाकार हो जाता है। एक अच्छे नाटककार या इतिहासकार की भांति वह एक छोटी सी बात से, एक साधारण सी क्रिया से, चेहरे के रंग और आंखों को देखकर पूरे आदमी की वास्तविकता का पता लगा लेता है। वह अपने विवेक और सूझबूझ से बच्चों के हृदय, बुद्धि तथा आत्मा के छिपे हुए तथ्य को समझ लेता है। वह कभी हंसकर, कभी तारीफ करके, कभी नरमों से, कभी सख्ती से, कभी उकसाकर, कभी आलोचना करके बच्चे की वास्तविकता को समझकर उसका मार्गदर्शन करता है। ये किसकी कोटेशन है? हमारे जाकिर हुसैन की कोटेशन है। ये याद रखेंगे अगर क्वेश्चन पेपर में पूछ ली जाती है कि किसकी कोटेशन है ये पंक्तियाँ किसने कही है, तो ये ऊपर वाली मदन मोहन मालवीय ने और नीचे जाकिर हुसैन ने। अगली रचना हमारी बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत जो क्या है, ये एक रेखा चित्र है। कौन सी विधा है ये? रेखा चित्र। ये याद रखेंगे क्योंकि पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो बाल गोविंद भगत है ये कौन सी विधा की रचना है, तो कौन सी विधा की रचना है? ये रेखा चित्र। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये हमारी लिखी है रामवृक्ष बेनीपुरी ने। रामवृक्ष बेनीपुरी। इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? मुजफ्फरपुर, बिहार के जो मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में 1899 में इनका 1899 में जो है इनका जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु कब हुई? 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद सन 1920 में, कब? 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के सक्रिय रूप से जो है जुड़ गए थे और कई बार जेल गए थे। और तो फिर इनकी मृत्यु हुई थी 1968 में, 1968 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने जो है अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा जो है उल्लेखनीय है। इनका जो पूरा साहित्य है बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। इनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव है। पतितों के देश में ये इनके उपन्यास है। चिता के फूल ये इनकी कहानी है। अम्बपाली इनका नाटक है। माटी की मूर्ति जो है इनकी रेखा चित्र है। पैरों में पंख बांध कर यात्रा वृत्तांत है। ये माटी की मूर्ति हमारे यूजीसी नेट में लगी हुई है ना इनकी रचना। जंजीरें और दीवारें इनका जो है संस्मरण है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में लगी हुई है हमारी रचना बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर बंतियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में
तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू तो मैंने देखे थे। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं से में खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीता को गाते, उन्हीं के आदर्शों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी भी चीज़ को नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में सोच के लिए नहीं बैठते। वह ग्रस्त थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर सबसे पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर में 4 कोस दूर था। कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में पेट भेंट रूप रख लिया, जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। उनके मधुर गान जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हलचल चल रहे हैं, कहीं रोपानी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है। आसमान बादल से घिरा है, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपानी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपानी करने वालों की उंगलियां एक अजीब कर्म से चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? भादों की वह अंधेरी रतिया। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है, बादलों की गरज, बिजली की तड़फ में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार और दादुरों की टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने को कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पिया चमक उठे सकिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कूद उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका देता। अरे, अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो गई। कब शुरू होती थी इनकी जो प्रभातियाँ? कार्तिक लगते ही जो इनकी प्रभातियाँ शुरू हो जाती थी, जो फागुन तक चला करती। और कब तक चला करती है? फागुन तक। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2-3 मील दूर, कितने मील दूर? 2 मील दूर। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते। ये भी पूछ सकते हैं कि वो कौन सा वाद्य यंत्र लेकर बैठते थे? खंजड़ी जो इनका वाद्य यंत्र था उसको लेकर बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उसका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, सब घर, सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े
बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी संझान कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कौतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा था। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते थे। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए। फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने एक चिराग जला रखा है। उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। कहीं पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता हूँ यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ भी कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता आया है। बेटे के क्रियाक्रम के तुल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, पतोहू को उसके भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नाना ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छिजने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे धागा टूट गया हो, माला को एक एक दाना बिखर गया हो। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। यहाँ पर हमारा जो ये रेखा चित्र समाप्त होता है। उसके बाद आगे कुछ ये हमारे शब्दार्थ दिए हुए हैं। देखो, मंझोले का अर्थ है न बहुत ही बड़ा और न बहुत ही
छोटा। कमली का अर्थ है कंबल। पोतोहू पुत्र, वधू यानी पुत्र की स्त्री। रोपानी धान की रोपाई। कलेवा सवेरे का जलपान। पुरवाई पूर्व की ओर बहने वाली हवा। अधरतिया आधी रात। खंजड़ी का अर्थ है डपली के ढंग का परंतु आकार में उससे छोटा, जो है एक वाद्य यंत्र होता है। निस्बद्धता सन्नाटा। लोही प्रातःकाल की लालिमा। कुहासा कोहरा। आवृत ढका हुआ आच्छादित। और उसके बाद है क्या ये कुश, एक प्रकार की नुकीली घास। उसके बाद है बोधि, यहाँ पे आएगा बोधि। बोधि यानी कम बुद्धि वाला। और सबल सहारा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे सबल। ये हमारे कुछ शब्दार्थ थे। आज हमने दो जो है हमारे ये 10th की जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है, 2 गद्य रचनाएं हमने कंप्लीट कर ली। कल हम अगली 2 गद्य रचनाएं करेंगे, कल या आज शाम को ही। हम जल्दी जल्दी जो है अपनी सारी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे जो इनके गद्य खंड है, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे जो है स्टेट में, टीजीटी पीजीटी में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।